मैक्रो और मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। इस महीने हम यूएस में बढ़ते बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर, गोल्ड, अन्य कमोडिटीज और इजराइल और हमास के बीच में जंग जैसे तनाव पर चर्चा करेंगे और अंत में अर्थव्यवस्था और बाजार पर हमारे दृष्टिकोण के साथ इसका समापन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय निवेशकों के लिए ग्लोबल मार्केट के 3 प्राइसेस अधिक मायने रखने चाहिए: यूएस इंटरेस्ट रेट्स, डॉलर का भाव और क्रूड ऑयल की कीमत। पिछले कुछ महीने में यूएस बॉन्ड यील्ड्स तेजी से ऊपर गए हैं। यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स लगातार 3 वर्षों से नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, कुछ ऐसा जो अनसुना है। अक्सर जब भी कहीं जंग होता है या भू राजनीति बिगड़ती है, तब निवेशक यूएस बॉन्ड्स में निवेश करते हैं और यूएस के यील्ड्स नीचे जाते हैं और डॉलर मजबूत होता है। किंतु इस बार इजराइल में बिगड़ते हालात के बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ है। यील्ड्स ऊपर गए हैं और DXY 105 या 106 पर टिका हुआ है। यह कुछ संकेत करता है। चलिए इसको समझते हैं। यूएस यील्ड्स बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था में 2 प्रतिकूल घटनाक्रम हैं। एक हाई फिस्कल डेफिसिट और दूसरा वहां पर महंगाई अभी भी 2% टारगेट से अधिक है। अक्सर जब भी किसी देश में विकास ठीक ठाक प्रगति पर होता है और बेरोजगारी की समस्या न हो, तब उस देश की सरकार अपने खर्चे पर लगाम लगाती है। पर इस समय यूएस में ऐसा नहीं हो रहा है। 6% नॉमिनल ग्रोथ और फुल एम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी वहां का फिस्कल डेफिसिट हाई है। अब यूएस डेफिसिट को फंड करने के लिए वहां की बॉन्ड सप्लाई भी ज़्यादा है और यह तब हो रहा है जब यूएस फेड यानी कि वहां की सेंट्रल बैंक बॉन्ड्स नहीं खरीद रही और चाइना और रशिया ने भी यूएस ट्रेजरी से अपना मुंह मोड़ लिया है। इसे हम कहते हैं कि सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है और यह भी एक कारण है कि यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं। इसलिए जब तक यूएस में एक रिसेशन जैसी स्थिति ना हो या फिस्कल डेफिसिट एक अच्छे पैमाने पे नीचे न जाए या फिर किसी कारण से यूएस फेड बॉन्ड्स खरीदना शुरू न करे, तब तक बॉन्ड यील्ड्स पर प्रेशर बना रह सकता है। अब हम दूसरे विषयों पर चर्चा करते हैं, डॉलर और गोल्ड। जहां डॉलर स्टेबल है, गोल्ड के दाम अक्टूबर में थोड़े ऊपर गए हैं। हम सब ने अब तक यह तो जान लिया होगा कि हमास, जो कि गाजा पट्टी पर एक इस्लामिक उग्रवादी संगठन है, उसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक किया, जिसमें ऐसा माना जाता है कि 1400 आम नागरिक की मौत हो गई। अब इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी के खिलाफ जवाबी हमले किए हैं, जिसमें माना जाता है कि 8000 लोग मारे गए हैं। वित्तीय बाजार इस युद्ध को करीब से देख रहा है, क्योंकि अगर किसी भी कारण से ईरान भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है तो क्रूड ऑयल के दाम $100 पर बैरल से भी ऊपर जा सकते हैं। अभी तक ईरान के शामिल होने की संभावना सीमित है, पर इसका खतरा बना रहता है। और किसी भी कारण से अगर इस युद्ध में और भी मिडिल ईस्ट कंट्री शामिल होते हैं तो यह वैश्विक वित्तीय बाजार को अस्थिर कर सकता है और ऐसे में सोना और डॉलर दोनों ऊपर जा सकते हैं। अब अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड ऊपर तो गया है, पर विश्व बाजार में $2000 का भाव अभी तक नहीं तोड़ा है और भारत में भी 63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। आम तौर पर सोने में अधिक स्पष्ट तेजी की उम्मीद तभी की जा सकती है जब यूएस में मॉनेटरी ईजिंग होता दिखाई दे रहा हो। तब तक गोल्ड के लिए दृष्टिकोण एक सीमित रूप में ही सकारात्मक होता है। यूएस डॉलर फिलहाल इसी लेवल पर रह सकते हैं, पर अगर 1 साल आगे की बात करें तो कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। अब हम बाकी कमोडिटीज़ पर चर्चा करते हैं। कमोडिटीज़ 2023 में लगभग स्टेबल थे। क्रूड और बाकी एनर्जी प्राइसेस
पिछले कुछ महीनों में थोड़े ऊपर गए हैं। विश्व बाजार में शुगर और कॉफी के दाम भी एल नीनो के कारण ऊपर जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्रियल मेटल्स के दाम कमजोर है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वीक है और चाइना अपने मेटल एक्सपोर्ट्स को थोड़ा बढ़ा रहा है। अगर हम कमोडिटीज को एक एसेट क्लास पकड़े तो इक्विटीज के कंपैरिजन में वह बेहतर लगता है। अगर इजराइल का युद्ध समाप्त भी हो जाता है तो सऊदी अरेबिया क्रूड के दाम को ज़्यादा नीचे गिरने नहीं दे रहा। मेटल्स में भी चाइना के बाहर सप्लाई का अभाव है। इन सब कारणों से कमोडिटीज में गिरावट शायद सीमित हो। अब हम शेयर बाजार पर आते हैं। शेयर बाजार पिछले 3 महीने से नीचे जा रहा है। बढ़ते यील्ड्स शेयर बाजार के मूल्यांकन को अनाकर्षक बना रहे हैं और विश्व के विकास एक जोखिम स्तर पर भी है। ऐसे में शेयर बाजार पर खतरा बना रहता है। भारतीय शेयर बाजार में भी पिछले महीने कुछ गिरावट आई। एफआईआईज ने इक्विटीज को बेचा। शेयर बाजार के मूल्यांकन में भारत में थोड़ा सुधार है, पर वह अभी भी महंगे हैं। ऐसे मूल्यांकन में हमें लार्ज कैप, स्मॉल और मिड कैप से बेहतर लगते हैं और हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के आउटलुक पर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अब अगर हम फिक्स्ड इनकम की बात करें तो इंडियन G-Sec लगभग 15 बेसिस पॉइंट ऊपर गए हैं। बैंक लिक्विडिटी टाइट होने की वजह से ओवरनाइट रेट्स भी लगभग 30 से 35 बेसिस पॉइंट ऊपर गए हैं। भारत का G-Sec मार्केट का मूल्यांकन अभी शेयर बाजार से थोड़ा बेहतर लग रहा है। हालांकि अमेरिका की तुलना में इंडियन बॉन्ड्स के स्प्रेड्स कम हो गए हैं, पर क्योंकि अब यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, स्प्रेड्स कुछ और समय तक ऐसे ही रह सकते हैं। यील्ड्स बढ़ने के कारण हमें ड्यूरेशन थोड़ा बेहतर लगने लगा है, पर जब तक इस बात की पुष्टि ना हो कि आरबीआई जल्द ही रेट कट करेगी, एक स्ट्रॉन्ग ड्यूरेशन कॉल लेना मुश्किल है। और जिस तरह से ग्लोबल यील्ड्स जा रहे हैं और क्रूड प्राइसेस बढ़े हुए हैं, रुपये पर भी निकट अवधि में एक खतरा बना रहता है। अगर महंगाई की बात करें तो हम यह जानते हैं कि सरकार के मेजर्स के कारण ही भारत में फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन नीचे है। जिस तरह से क्रूड प्राइसेस ऊंचे हैं, एल नीनो का खतरा है और इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और इन्फ्लेशन का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में रेट कट शायद इतनी आसानी से न आए। निष्कर्ष यह है कि निकट अवधि में बॉन्ड यील्ड्स एक सीमित रेंज में रह सकते हैं। इस महीने के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।